सुनील कुमार सिंह आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है समास। समास हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। समास में बच्चों को काफ़ी परेशानी रहती है, तो इन्हीं सब परेशानियों को दूर करने के लिए मैंने आज का यह चैप्टर चुना है, जो समास के सभी उलझनों को सिमटाने का कोशिश करेगा। परेशानियां हल हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समास की ओर। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, कम करना, छोटा करना इत्यादि। समास शब्द सम और अस दो शब्दों से बना है। सम का अर्थ होता है संयोग और अस का मतलब होता है होना, संयोग होना। इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से नए सार्थक शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब आपको यहाँ बच्चों को परेशानी होती है कि शब्द क्या है और पद क्या है। शब्द ही पद है और पद ही शब्द है। जैसे नील है जो कमल, यहाँ नील एक शब्द है एक शब्द है, जो एक शब्द है, कमल एक शब्द है। तो यहाँ पर नील है, कमल यदि अलग अलग लिखा जाता है, कमल, कलम, राम, श्याम, दिल्ली, मुंबई, ये सब अलग अलग यदि लिखा जाए तो वह एक शब्द होता है। और वही शब्द यदि एक वाक्य के अंदर आ जाते हैं, सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं, तो उन्हीं शब्दों को पद कहा जाता है। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और पूर्व पद ही प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव से परेशान करेगा। तो पूर्व पद अव्यय क्या है, पूर्व पद क्या है, प्रधान क्या है, एक और मिलेगा आगे चलते, उत्तर पद। वो क्या है उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो अव्यय क्या होता है? अव्यय होता है जो शब्द बदलता नहीं है, उन शब्दों को अव्यय कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। मैंने यहाँ लिखा है धीरे धीरे, धीरे धीरे। राम भी धीरे धीरे चलता है, गीता भी धीरे धीरे चलती है। वो लिंग बदला फिर भी दोनों में धीरे धीरे ही आया। अब यहाँ आ गया राम और गीता धीरे धीरे चलते हैं, यहाँ बहुवचन हुआ फिर भी धीरे धीरे नहीं बदला। लेकिन यहाँ देखिए चलता, चलती, चलते बदल गया है। धीरे धीरे जो शब्द हैं अव्यय हैं। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद। जैसे यहाँ मैंने लिखा है राजपुत्र। राजपुत्र में दो शब्दों से बना है, राज और पुत्र, दो पद मिले यहाँ, राज और। तो पहला पद है राज, तो ये पूर्व पद है, इसको पहला पद बोलिए या पूर्व पद बोलिए। दूसरा पद है पुत्र, या उत्तर पद है यानी दूसरा पद है। प्रधान शब्द, समस्त पद में जो शब्द महत्वपूर्ण है यानी पद पढ़कर जिस शब्द की प्रमुखता दिखे उसे प्रधान शब्द कहते हैं। देशभक्त बोलने से क्या होता है कि देश, दिमाग में देश नहीं आता, भक्त शब्द आता है, जो उस व्यक्ति की छवि हमारे दिमाग में बनती है जो देश से प्रेम करता है, देश के प्रति समर्पित है, उस व्यक्ति की छवि बनती है। इसलिए भक्त जो है प्रधान है। तो प्रधान शब्द का चुनाव हम इस तरह से करते हैं। फिर आगे दिया है, देखिए अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या दिन दिन, यथा संभव, संभव के अनुसार, बेमेल, बिना मेल के। प्रतिदिन से आप हम क्या समझते हैं? दिन दिमाग में नहीं था, मतलब रोज, डेली, नित्य दिन, प्रत्येक दिन। यथा संभव, संभव के अनुसार, बेमन, बेनका, प्रति से बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, बे से बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा है यथा संभव, लेकिन यदि यथा समय, यथा सामर्थ्य, इस तरह के यथामति, यथा विधि, संभव के अनुसार, या यथा संभव, या बेमन, या बिना मन का, इस तरह से कोई भी शब्द है तो उसको आप
समझेंगे कैसे कि कौन सा समास है। इसको पकड़ने का एक तरीका है, ट्रिक मैंने यहाँ लिख दिया है। तो पहला पद जो है उपसर्ग होगा, पहला पद ही प्रधान होगा, और कभी कभी एक शब्द की आवृत्ति बार बार होगी, जैसे दिन दिन, एक एक। तो इस तरह के शब्द जो हैं अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो, समस्त पद से पूर्व पद में लगे कारक चिन्हों का लोप हो जाता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक के भेदों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। वो उपभेद हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कारक के भेदों के अनुसार ये 6 भेद होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी जो 6 कारक हैं वही तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहां देखिए स्वर्ग प्राप्त से को लुप्त हो जाता है। ला कर्म कारक, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को है, को लुप्त हुआ, इसलिए स्वर्ग को प्राप्त कर्म तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समासों में को गौण होता है, वह कर्म तत्पुरुष समास होता है। वैसे ही करण कारक की विभक्ति चिन्ह से हो, जिस जिस तत्पुरुष समास से विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वह करण तत्पुरुष होगा। जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा। संप्रदान तत्पुरुष के कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं के लिए, तो यहां संप्रदान के लिए है। अब नीचे देखिए रसोई के लिए घर, जैसे इसको समस्त पद में किया रसोई घर के लिए गायब हो गया, तो यहां संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक ऐसे ही अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। से 2 जगह आप देखेंगे, अपादान कारक में देखेंगे और साथ में करण कारक में देखेंगे। तो अपादान कारक में जो बिछड़ाव का, दूर होने का, पृथक होने के अर्थ में आता है। तो अपादान कारक के और भी कुछ उदाहरण मैं दे दूं, जैसे गुणहीन, गुण से हीन, चरित्रहीन, चरित्र से हीन, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, रोग मुक्त, रोग से मुक्ति। संबंध तत्पुरुष हैं, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह काके की रारेरी होता है, तो यहां रारे रेरी समास में नहीं आता, काके की ही आता है। तो यहां देखिए राजकुमार, राजा का कुमार, राजकुमार, काया आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार, राम की भक्ति, राम भक्ति। देखिए की का यहां लोप हुआ है। अब जैसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं, फिर से आपका अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। तो यहां देखिए मैंने लिखा है प्रेम में मग्न, प्रेम में मग्न, प्रेम मग्न, घोड़े पर सवार, घोड़सवार। तो इसके बहुत सारे अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हैं, जैसे वनवास, वन में वास, जलमग्न, जल में मग्न। विशेष बात यह है कि इस समास का पहला पद संज्ञा और दूसरा पद संज्ञा विशेषण या क्रिया हो सकता है। पहला पद संज्ञा ही होगा, ये जान लीजिए। पहला पद मतलब पूर्व पद संज्ञा ही होगा, लेकिन दूसरा पद संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है। जैसे यहां देखिए दानवीर, दान और वीर, दान संज्ञा है और वीर विशेषण। पहला संज्ञा आया, दूसरा विशेषण आया। फिर यहां देखिए रसोई घर, रसोई संज्ञा है और घर भी संज्ञा है, दोनों संज्ञा शब्द हैं। फिर से यहां देखिए गृह, गृह भी यहां संज्ञा है और आगत क्रिया है। मतलब दूसरा पद संज्ञा हो सकता है, विशेषण हो सकता है और क्रिया भी हो सकता है। समास को पकड़ने के लिए एक ट्रिक है, समस्त पद करने पर कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जहां कारक विभक्ति चिन्ह बीच में आते हैं समझ जाइए वो तत्पुरुष समास है,
अब उसको कारक के विभक्ति चिन्हों को याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा उपभेद है। इसमें और एक बात है कि उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद यानी इस समास में भी दूसरा पद ही प्रधान है। दोनों पदों में उपमान उपमेय से विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे महान है जो आत्मा महात्मा। उपमान उपमेय किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए वह उपमान है और जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है। जैसे यहां देखिए, हाय फूल सी सुंदर बच्ची। फूल सी सुंदर बच्ची, फूल है यहां उपमान है और बच्ची उपमेय है, क्योंकि फूल से बच्ची की तुलना की गई है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है। फिर आपको एक शब्द आता है विशेषण और विशेष्य। यहां विशेष्य का स्पेलिंग देख लीजिएगा, गलती से हाफ स होना चाहिए, स हाफ होगा, ये स जो है हाफ होगा, इसको ठीक कर लेंगे। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, आपको पता है। और विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, लड़की की विशेषता है कि वो सुंदर है, उसका विशेषण है। और विशेष लड़की की विशेषता बताई गई है तो लड़की जो है विशेष्य है। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण को मैं आपको दे देता हूं। भला मानस, भला है जो मानस। देखिए, भला जो है उसका विशेषण है और मानस कोई वो जो भला है। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, उसकी विशेषता है कि वो आंखें जो है वो कमल के समान विशेष है। और स्त्री रूपी धन, स्त्री धन, ये विशेष है। रूपी शब्द का प्रयोग तब होता है जब उपमेय पहले और उपमान बाद में आता है। इसको पकड़ने का एक ट्रिक है, इसका पहला पद विशेषण होता है, दूसरे पद से तुलना की जाती है और विग्रह करने पर बीच में है जो के समान रूपी जैसे शब्द आते हैं। है जो के समान जैसे शब्द बहुत सारे आते हैं। तो इस तरह से जो शब्द हैं, है जो के समान रूपी, रूपसा, ऐसे कोई भी शब्द आए तो समझ जाइए वो कर्मधारय समास है। तो अगले क्लास में बचे हुए समासों के अलावा कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के अंतर तथा द्विगु समास तथा बहुब्रीहि समास के अंतर को मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि कर्मधारय समास के शब्द बहुब्रीहि समास में आते हैं, बहुब्रीहि समास के शब्द द्विगु समास में जाते हैं, द्विगु समास के शब्द बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो जल्द ही मैं दूसरा क्लास में आपका लूंगा जिसमें समास पार्ट 2 प्रस्तुत करूंगा। हमारा यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।